Hey, hello everyone. So आज हम विजन आइज मैगजीन जून 2022 करंट अफेयर्स करेंगे एंड राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन the polity part. So let's start with the polity section. First, we have Central Information Commission, then we'll cover judicial accountability, public interest litigation, hate speech, as well as news in short. So let's start with Central Information Commission. सी ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द पेंडेंसी ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन केसेस. सो टॉकिंग अबाउट, अब इसके बारे में बात करें हम, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. किस एक्ट के तहत है? तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर है. इसमें तुम्हारा एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, प्लस लेस देन I'll say that it's like less than 10 ICs होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करती है. प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करती है उसमें कमिटी होती है. कमिटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो कि एक्ट एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिअपॉइंटमेंट. इनका जो टेन्योर होता है इट्स 3 years. पहले कितना था? पहले था 5 years वर्सेस 65. तो जो भी पहले होता, 5 साल पहले पूरे होंगे या 65, जो भी पहले आएगा अकॉर्डिंगली इनका रिटायरमेंट होता था, ठीक है. सो yes, moving ahead, by RTI Amendment Act of 2009 and the rules brought in thereafter, tenure of commissioner has been cut to 3 years. कितना हो गया? 3 साल का हो गया है, ठीक है. पहले कितना था? Earlier 2005 Act gave them a fixed tenure of 5 years or retirement age of 65 year earlier, whichever is earlier. ऐसा किया क्यों गया? just for the sake that जो भी senior most officers हैं उनसे डर ना हो information commissioners को, ठीक है, जॉब लूज करना एंड ऑल. इसके फंक्शन की बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आरटीआई एक्ट 2005. ये 1986 में स्टार्ट हुआ एंड इट वाज थ्रू मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस, ठीक है. आरटीआई एक्ट ऐसे ने इसमें क्या बोला था कि जो हम आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, उसका मतलब ही आरटीआई है. और जब तक आपके पास दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी आएगा व्हेन यू हैव अ राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हाउ you will be raising your voice or concern related to particular topic. It replaced the Freedom of Information Act of 2002. It empowers the citizens, promote transparency and accountability in the working of public authorities. As per the RTI Act of 2005, salaries जो होती हैं CIC and ICs की, ये that will be, तो CIC का salary is equivalent to Chief Election Commissioner, ठीक है. So CIC, Chief Information Commissioner का salary is equivalent to Chief Election Commissioner and Election Commissioner का equivalent to Information Commissioner. इन दोनों का salary जो होता है equal होता है. But RTI Bill 2009 removed these provisions और अभी इनका जो salary है that will be decided by whom? By the President. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इनका फंक्शन क्या क्या है. सी, जो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आप देखोगे तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. और सीआईसी का जो पावर है, सॉरी गाइस, वेयर इट इज, सीआईसी का जो पावर है इट इज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट व्हाइल ट्राइंग अ सूट अंडर अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. अब क्वेश्चन इज, सीआईसी हैव द सेम पावर एज दिस वन. क्या क्या कर सकता है? समॉनिंग कर सकता है, ठीक है, कंपेल कर सकता है पर्सन को फॉर द ओरल एंड रिटल एविडेंस, इंस्पेक्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट को, एविडेंस को रिसीव कर सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड या कॉपीज हैं कोर्ट ऑफ ऑफिसर की रिक्वेजिशनिंग कर सकता है, इशू कर सकता है समन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स. प्लस जैसे कि मैं, आप में से कोई भी गया और हम वी जस्ट वांटेड इन एनी इंफॉर्मेशन. सो अगर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली एंड सो
let's say I am the person who has been refused for any access to information, so I can go to the CIC complaint for any so they can take those information, they can inquire on those matters as well. और इवन अगर मुझसे बोला गया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आई गेट द इंफॉर्मेशन बट आई हैव नॉट गेट दैट इंफॉर्मेशन, दिस इशू विल ऑल्सो बी can we can send this to the CIC. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि इसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सके. ऑनलाइन पोर्टल 24 आवर्स, जब आपको ई फाइलिंग करनी है आरटीआई एप्लीकेशन की वो कर सकते हो अपनी कंट्री में, इंडिया में भी रह के और फॉरेन में भी अगर आप हो तो भी कर सकते हो. ई गवर्नेंस, तो जितना ई हियरिंग होगा, नोटिफिकेशंस होंगी, वो सारी ऑनलाइन होंगी. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मेन मकसद है कि कोऑर्डिनेट करना एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन होना चाहिए बिटवीन द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर. तो जैसे जो हमारे कुछ लिस्ट हैं जो कि कॉमन सेंटर एंड स्टेट में, ठीक है, तो एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करेंगे, then disseminate those information. And then we have the RTI Amendment Bill of 2019 to further streamline and institutionalize the RTI Act of 2005. तो बात करते हैं कि इश्यूज क्या क्या है रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन कमीशन. सबसे पहला चीज है रिकॉर्ड मैनेजमेंट. है जितने भी ऑफिसर्स है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उनका भी यही कहना है कि जो डिले हो रहा है आरटीआई रिक्वेस्ट में, इट्स बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम जो है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट गुड. सो इफ यू लुक इट हियर, it's 38% of the public information officers cited that the record management system as a reason for the delays in the this processing RTI request. 79% of PIOs cited collection information from the field officer as a cause of delay. ठीक है. देन केसेस हैं पेंडिंग. अगर आप अप्रैल वाला कंपेयर करोगे 2002 में जो इतने भी डिस्पोज हुए केसेस, 5 टाइम्स ज्यादा पेंडेंसी है उसकी कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे. Then right to information rule 2019. New rules have been discretion to government to decide on allowances or service condition. अभी देखो जो भी मैंने बताया ना कि जो भी इनका ये है, यहाँ पे देखो, just now I told you previously क्या था, इनके बराबर इनका सैलरी था. Right now who's gonna decide it? It's by the central government. Sorry, it's by the central government. So now अगर आप देखो तो अलाउंसेस जो हो गए, सर्विस कंडीशन जो हो गई, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे वो हो रहा है. तो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बढ़ रहा है ऑन CIC. Vacancy. The CIC has been vacant for significant period. ये हो गया. Lack of training. Training भी proper नहीं है. क्या कर सकते हैं अब? When it comes to way forward, it should be in line with the issues that is there with the CICs. Okay. So once you look at here, the way forward, so we have the record management, training, awareness, as well as the quick disposal of the cases. It will start with the judicial accountability. Judicial accountability का पहले तो मतलब समझते हैं. And रिसेंटली पहले तो न्यूज में क्या है, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट इट. उड़ीसा हाई कोर्ट पहला स्टेट है जिसने पब्लिश किया है एनुअल रिपोर्ट दैट गिव्स द इनसाइट इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट का जुडिशियल. ठीक है. किस हाई कोर्ट ने? उड़ीसा हाई कोर्ट ने. अब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होता क्या है? It's a set of mechanism that aimed at making judges and courts personally or institutionally responsible for behavior and decision to the constitutional legal standard. वो कैसा एक्ट करे, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है ताकि जो भी सिटीजन्स हैं उनको यकीन हो सके कि हाँ, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंस्टीट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक, and it's to improve the efficiency, transparency in delivering the quality and judgments. अकाउंटेबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट की है वो भी हम इन्फोर्स कर सकते हैं, एज वेल एज जो भी पेंडेंसी ऑफ केसेस अगर अकाउंटेबल होगा तो जो केसेस पेंडिंग है वो नहीं रहेंगे, इसलिए इसकी जरूरत भी है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर कभी भी पढ़ा होगा या यू हैव ए नॉलेज, वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का काम अलग अलग है.
ठीक है, एंड देयर मस्ट बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन ईच एंड एवरी वंस वर्क। और कहीं ना कहीं जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट रखा गया है, और इसका जो इस पे जो है ना कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं है। रीजन ये है क्योंकि इट्स प्रोटेक्टर, जुडिशरी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड इवन अगर आप आर्टिकल 235 देखो, इट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट over the subordinate judiciary, clearly indicating the provision of an effective mechanism to enforce accountability. जब हम सब अगर किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल हो रहा है, that means there is a mechanism for the accountability. And किस आर्टिकल में है? It's in article 235. प्लीज देखो, प्री के लिए what exactly judicial accountability is, that's a main topic. This is उड़ीसा हाई कोर्ट में प्री में है, या फिर आप पीसीएस का दे रहे हो, कोई भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, नॉट जस्ट यूपी, किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए भी दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड देन दिस आर्टिकल, आप अपने आंसर में आर्टिकल मेंशन करोगे, इट्स गुड। बट या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये याद करना है आपको। इश्यूज क्या है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मेंस कंसर्न। ठीक है, इश्यूज है कोलिजियन सिस्टम। कोलिजियन सिस्टम में होता क्या है, कहीं ना कहीं जजेस है, 2 बेंचेस 3 बेंचेस जजेस को अगर आपने पढ़ा होगा 3 बेंचेस जजेस वाला स्टेटमेंट, तो इसमें क्या हो रहा है, कोलिजियम ऑफ जजेस मींस जजेस ही अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है वो वॉयलेट हो रहा है। क्योंकि आप देखो, हम बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ये सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब यही अपने सारे डिसीजंस लेगा, तो कहीं ना कहीं इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द चेक्स एंड बैलेंसेस। करेक्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड इशू, दैट इज द कंडक्ट ऑफ द जजेस। बहुत बारी देखा गया दे आर इंडल्ज इन द करप्शन, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, ये तो बहुत बारी न्यूज में आया है। इन हाउस फंक्शनिंग, इन हाउस फंक्शनिंग मीन्स कि कहीं ना कहीं इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं या अलोकेशन ऑफ केसेस हैं वो भी इनफॉर्मल भी है, एंड देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन वन वर्ड, यू कैन से देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी व्हेन वी आर टेलिंग दिस वर्ड इन हाउस फंक्शनिंग, no transparency in the conduct of the business. Then information asymmetry. Judiciary has virtually kept itself out of the ambit of the RTI Act, thus restricting the access to information, which further hinders the process of holding judges accountable for their action. Then we have judicial overreach. Judicial activism enforces the right of people and society at large. However, there have been instances of judicial overreach violating the key principle of separation of power. For example, in JAC जो हमारा हट चुका है, it was there but it got deleted. इसमें अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स थे, ठीक है, बट ये हटा दिया गया है। Then pendency. Due to the lack of accountability measures, pendency across all the cases grew by 2.8% annually between 2010 and 20. बहुत सारे अगर केसेस पेंडिंग होते हैं तो ट्रस्ट नहीं रह जाता, और आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखते होगे तो लोग बात करते हैं जब तक जज रहेंगे तब तक तो हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, समथिंग लाइक इफ यू हैव सम इशू एंड इफ समबडी इज लाइक ओके लेट्स हैव मैं तुम्हारा केस करा दूंगा, पीपल आर लाइक उम्र बीत जाएगी केस चलता रहेगा, समथिंग लाइक दैट। सो yep, we all know about it. Then we have judicial independence versus judicial accountability. What exactly judicial independence is? It means the absence of judiciary dependence on the other organs of the state, that is executive as well as a legislature. ठीक है, independent. See, there are two terms. One is independence, one is accountability. जुडिशरी जो वर्क करेगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट, बट उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, देन कम्स अ पिक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का रोल नहीं आएगा। अब हमने बोला कि इंडिपेंडेंस की बात अगर हम करें, तो अगर आप उनका टेन्योर देख लो, उनके कंडक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बड़ा होगा, ठीक है, और वो कोई और भी काम नहीं कर सकता आफ्टर द रिटायरमेंट। सो ऑल दिस थिंग कम्स अंडर द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये दोनों टर्म जो है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर इंडिपेंडेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा
अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई देर इज अ नीड कि इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। ठीक है। अब अगर आप देखो कि जो जजेस का रिमूवल होता है, कुछ जजेस तो नहीं करेंगे ना, वो पार्लियामेंट में होता है। ठीक है। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो जजेस के लिए है, तो इस इन सब चीजों, इन सब पॉइंट्स को देखोगे तो दीज आर रिलेटेड टू द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रमोट द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? पहला, इन हाउस प्रोसीजर। So there is a formulation of an in-house procedure to inquire into any allegation of misbehavior or misconduct against them, which is considered fit for inquiry by the Chief Justice of India and some of their senior colleagues. अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो खुद में ही इन्होंने प्रोसीजर बनाया है with which they can deal. Then memorandum of procedure 2016, इसको इसलिए बनाया गया ताकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी ली जा सके। और जो है बात की गई है कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट को भी सेटअप करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन किया जा सके। देन वी हैव जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल 2020. It is under consideration, which requires judges to declare their assets, lay down the judicial standards, establishes processes for removal of judges, Supreme Court as well as the High Court. Use of technologies to digitize the legal process and monitor the entire life cycle of a case. We have this LIMS, that is a Legal Information Management and Briefing System. इसका मेन काम है, ये मॉनिटर करेगा जितने भी केसेस हैं, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। So now the conclusion in why it was in news. It was in news because Odisha government is the Odisha High Court फर्स्ट स्टेट है कंट्री में जिसने पब्लिश किया एनुअल रिपोर्ट को रिलेटेड टू दी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। What is the conclusion for it? A more formal and comprehensive code of conduct for judges should be put in place, which is enforceable by law. और एनुअल रिपोर्ट्स भी निकलनी चाहिए, है ना, ताकि अकाउंटेबिलिटी को मेजर किया जाए जैसा उड़ीसा ने किया। लेट्स कम टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्यों ये न्यूज में है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज किया है पेनाल्टी ऑन पिटिशनर फॉर filing the luxury litigation. When we talk about luxury litigation, let's say there's a company A, there is company B. ठीक है। कंपनी A का कुछ प्रॉफिट लॉस या कुछ कुछ है जो जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड देन ऑन अ वेरी ट्रिवियल मैटर they are issuing this PIA. So in that case, what ऐसे did, they impose the penalties for this luxury litigation. क्वेश्चन में देखो, एग्जाम में ये तो नहीं आएगा, बट पीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पीआईएल होता क्या है? इसका मेन है कि कोई भी इशू जो कि इट्स लाइक पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड हो और जिससे ह्यूमन राइट्स बचाया जा सके, इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, उसके लिए फाइल किया जा सकता है। वो इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है। ये हम लिए कहाँ से हैं? रिमेंबर दिस वी हैव टेकन इट फ्रॉम द अमेरिकन jurisprudence, and it is based on article 39A DPSP में है, which makes sure that the state secures and provides the justice without any discrimination based on caste, religion, creed, etc. And PIL is the power given to the public by the courts. ठीक है। ये तुम्हारा this particular thing can rise from the public or private law matters. अब कौन कौन से मैटर्स मेनली इसमें आता है, अगर आप देखोगे तो बॉन्डेड लेबर का आ गया। ठीक है। उससे रिलेटेड पेल फाइल किया जा सकता है। विमेन्स केसेस को लेके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लेके, फूड एडल्टरेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, कि कहीं ना कहीं इट्स मोर ऑफ रिलेटेड टू द पब्लिक कंसर्न। और आप पीआईएल फाइल कर सकते हो किसी भी हाई कोर्ट में या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जाके किया जा सकता है। कौन कर सकता है? ठीक है। कोई भी सिटीजन कर सकता है, ऐसा नहीं है जिसके ऊपर प्रॉब्लम आए या जो एग्रीव्ड पर्सन है वही करे। लेट्स से आई एम द पर्सन, आई मीन अ कम्युनिटी, सो अनदर पर्सन फ्रॉम अनदर कम्युनिटी, दे कैन फाइल अ पीआईएल, करेक्ट? देन एन ऑर्गेनाइजेशन विद कंडीशन दैट इट शुड नॉट बी फाइल्ड विद अ पर्सनल एजेंडा बट एन इंटरेस्ट। देखो, अगर आप कभी बिजनेस के बारे में देखो, इट्स मोर और लेस रिलेटेड टू द पर्सनल एजेंडा ओनली। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग अंडर द लग्जरी लिटिगेशन। बट
ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ भी कर रही है, इट शुड बी इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. Court can take awareness of a matter if it is if it is for the maximum public important and can also appoint an advocate to handle the cases. Let's talk about इसका background देख लो. 1976 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था? जस्टिस कृष्णन अय्यर. आई होप आप लोग को सबका तो पीएन भगवती का नाम तो सबको पता है, ठीक है. लेकिन जो नया एरा टाइप का नहीं होता, जो वी कैन से लाइक न्यू पीरियड ऑफ द पीआई मूवमेंट, दैट वाज स्टार्टेड बाय द पीएन भगवती. उसके पहले भी हुआ था. That was Justice Krishna Iyer. Then in 1979, Hussain Ara Khatun versus the state of Bihar वाला केस है, ठीक है. Then in 1981, see, you need not remember these things, but ये date, ये remember this 1976 date. Then in 1981, Justice PN, ये केस is important, इसका नाम याद रखना, PN Bhagwati, sorry for this, Justice PN Bhagwati इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और इनको ही हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, ठीक है. लैंडमार्क जजमेंट्स कौन कौन से हैं पीआईएल पे? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, विशाखा, द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इंडियन स्पैक एसोसिएशन बॉम्बे. सी, ये जितने भी केसेस है ना, फ्री में तो नहीं आएंगे as far as I know, but yes, you can write these cases अपने मेंस के आंसर में. तो अगर आप ये देखो, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, तो ये किससे रिलेटेड था? एनवायरमेंट कंसर्न से रिलेटेड था. तो ये एग्जाम्पल, जब आप इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात कर रहे हो तो उस केस में इसको लिख सकते हो, ठीक है. तो रिमेंबर दिस केस फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव. इश्यूज क्या क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में? अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ. लोग मतलब मोस्टली ना पब्लिसिटी के लिए करना शुरू कर देते हैं. लाइक क्राइम्स ऑफ ओनियन बढ़ गया तो पीआईएल फाइल कर दिया, रेलवे फेयर्स बढ़ गए तो. नो, इट्स नॉट फॉर दोज कंसर्न्स, नॉट फॉर द द वन दैट कैन बी हैंडल्ड थ्रू अदर वे एज वेल. PIL is like, it's for the larger, the utilitarian approach that we talk about. So the issue is the abuse of the process of the law, encroachment on the judicial time. अगर आप ऐसे ही फर्जी के केसेस लेके आओगे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑलरेडी इतना पेंडेंसी है, ठीक है, तो जुडिशियल टाइम कहीं ना कहीं मोर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है. और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जैसे कि पीआईएल फाइल कर दिया तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल में हो रही थी तो वो स्टॉप हो गई. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी है, उस पर भी हॉर्ट लग सकता है. Violate the separation of power. Credibility of PIL process is not adversely affected by the criticism that judiciary is overstepping the boundaries of its jurisdiction. और इसका एग्जाम्पल दे रहे लोग बैन ऑन लिकर सेल ऑन द हाईवेज. सो यस, जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई है ये मोस्टली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू द यू कैन राइट इन द मेंस आंसर. बट यस, ये लिया कहाँ से गया है? अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस है. फादर कौन है? स्टार्ट कब हुआ? 1981 में. दैट कैन बी क्वेश्चन बी लाइक 1981 में ही स्टार्ट हुआ. नो, तो कंसेप्ट पहले से आ चुका था, बट एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं होता कि यहाँ से एकदम एक नया पीरियड स्टार्ट हो गया. दैट वाज 1981. एंड किस आर्टिकल में इसके बारे में वी कैन हैव, सो ये भी तुम्हारा प्री के लिए दिस कैन बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और हाँ, कौन कौन फाइल कर सकता है ये भी क्वेश्चन हो सकता है. तो फॉर प्री किस किस टॉपिक से बना सकते हैं, दैट यू कैन राइट फॉर द मेंस. और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये इस पे तो नहीं होगा, लीव इट. देन फॉर दिस वन, क्या क्या जजमेंट्स हैं फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव. इश्यूज इज ऑल्सो the main perspective only. And significance क्या क्या है. So let's talk about the significance क्या क्या है PIL के. Judicial review, ठीक है, उसको भी स्ट्रेंथन करेगा. जुडिशियल प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटिक ज्यादा हो जाएगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पब्लिक लोगों के पास में जो अथॉरिटीज है. रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, यू कैन ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी. एंड बेटर एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. दीज आर द सिग्निफिकेंस. SC गाइडलाइंस क्या क्या है? These are the SC guidelines that verify the credential of petitioner before entertaining the plea. ठीक है, जो पिटिशनर है पहले तो चेक कर लो भाई इसका क्रेडेंशियल, उसकी भी अपना बिफोर जुडिशियल अपना टाइम कंज्यूम करे. ये सारी गाइडलाइंस है. कंटेंट्स जो है क्या भाई सही है, किस पे टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए.
ensuring the petition involve issue of larger public interest, gravity and urgency, so which requires a priority. Larger public interest, gravity and urgency. This is the key word. इसी के basis पे PIL को entertain किया जाएगा. Ensuring there is no personal gain, private motive or oblique motive behind the PIL petition. Ensuring that it is aimed at redressal of genuine public harm or the public injury. ये guidelines हो गई. Then coming to the way forward. क्या क्या किया जा सकता है? पहला चीज, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस. उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौपाल जजमेंट में एसी ने इशू किया था डायरेक्शन टू हेल्प कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट जेन्युइन पीआईएल पिटीशन फ्रॉम द फ्रिवलेस वन. ठीक है, कि अब ये किया कैसे था. इस वाले केस में ये जो गाइडलाइंस दी है, ये दी है उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौपाल जजमेंट केस में. ये जो गाइडलाइंस अभी हमने पढ़ी, सो दैट टू avoid the entertainment of the plea that is related to the frivolous issues, adhere to the doctrine of separation of power should be adhered, and court should not step in the jurisdiction of the other organ, ताकि जो जुडिशरी है वो ओवर स्टेप नहीं करे अपनी बाउंड्रीज को. So it has to adhere to the doctrine. Supreme Court guidelines, adhere to the doctrine, timely disposal. PIL related to exploited and disadvantaged groups should be taken in timely manner to further social deployment. अगर कोई भी related to women's का issue है या कोई भी disadvantaged group से related issues है, तो timely manner पे dispose कर देना चाहिए. और पेनाल्टी भी बोला है. अगर किसी लॉयर ने, किसी सोलिसिटर ने कोई भी फाइल कर दिया बिना रिसर्च के, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे, तो दे शुड बी पेनलाइज. इवन अगर आप केस देखोगे, जो भी यहाँ पे बोल रहा है ना, ये लग्जरियस दिस वन ऑल्सो, व्हाई एग्जैक्टली इट penalties on the petitioner for filing the luxury litigation tend to, I won't name the company, but yes, it was like almost 10 to 15 lakhs का उनके ऊपर पेनाल्टी लगा है. इवन लॉयर या कोई भी पर्सन भी ये काम करता है तो दे शुड ऑल्सो गेट द पेनाल्टी उनके ऊपर भी लगनी चाहिए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अ हेट स्पीच. अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत देयर इज अ 5% राइज इन केसेस अंडर द हेट स्पीच लॉ इन 7 years. हेट स्पीच को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. दिस इज फॉर द फ्री पर्पस. बोल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन, नो इट्स नॉट डिफाइंड. Right to speech is defined, but hate speech is not defined. The concept of hate speech is not defined in the international laws also. International laws may be defined nahi hai. Instead, the International Covenant on the Civil and Political Right call for the prohibition of, by the law, of the acts of hate that constitute incitement to discrimination, hostility, or violence. अब ये कैसे फॉर्म में हो सकता है? ये इमेजेस में हो सकता है, हेट स्पीच ये नहीं कि आप किसी को कुछ अब्यूसिव वर्ड्स बोल रहे हो. That is only, no, if you're expressing it through the images, cartoons, memes, object gestures and symbol, और वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन कर रहा हो, everything will come under the hate speech. So it's all about the things which is abusive, insulting, intimidating, harassing, discrimination against particular group. कोई भी religion हो सकता है, place of birth, residence, region, caste, community, sexual orientation, so many things. So all these things will come under the hate speech. There is two things. हमने जो last lecture में पढ़ा था, it was related to that was the legislation around the hate speech. And guys, I wanted to mention one thing. जो मेरा पुराना वीडियो है उसमें I have covered for the May 2022 का current affairs for polity, but I have mentioned over the video as a 2023. So that's a mistake. Yeah, we'll cover May 2023 का भी current affairs, but we are starting it from May 2022. Okay, so yep. लास्ट में हमने पढ़ा था सेडिशन. सो एक बार सोचना कि सेडिशन और हेट स्पीच में डिफरेंस क्या है. उधर भी तो आप कुछ बोल ही रहे हो ना, मतलब द प्रोसेस सीम्स टू बी सिमिलर. सो इन दोनों का डिफरेंस, राइट इट ऑन कमेंट्स एंड यस ट्राई टू फाइंड इट आउट. लेजिस्लेशन अराउंड द हेट स्पीच, लेट्स टॉक अबाउट दिस. क्या क्या है? आर्टिकल 19(2) क्या बोलते हैं हमारा 19 आर्टिकल में? The Constitution gives all citizens the right to freedom of speech and expression, subject to reasonable restriction for presenting inter alia, public order, decency, or morality.
है ना. You have the freedom of speech, but you have to maintain this public order, decency और मोरालिटी. ऐसा नहीं है कि आपने इंसल्ट कर दिया, इंटिमिडेट कर दिया, ऐसा कुछ बोला कि एकदम ही वॉयलेंस इंसाइट हो गया, वो नहीं होना चाहिए. सो यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. देन वी हैव इंडियन पेनल कोड 1860. इन आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन है. 153A हो गया, 153B हो गया, 298 हो गया. They deal with the speech or words that could create mischief, outrage religious beliefs, or cause invitation to the national integration. Okay, in that case also, hate speech का वो चीज लग सकता है, ठीक है, उसके against. Then Representation of the People Act of 1951. Section 8 disqualify. See, nowhere it is. We do have the legislation, we do have the provision in the constitution, but it's not being defined in the law. Make this point in your दिमाग में रखो इस point को. Then Representation of People Act of 1951. Section 8 disqualifies a person from contesting election if he is convicted for indulging in acts amounting to illegitimate use of freedom of speech and expression. ठीक है, अगर आप फालतू का यूज कर रहे हो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे इलेक्शन में. ठीक, केसेस देखे हैं हमने. Section 123(3)(a) and Section 125 prohibit promotion of enmity on ground of religious, race, caste, community, or language in connection with election as corrupt political practices in tribal state. One more thing I want to mention, while writing your mains answer or something, don't ever mention anything political things like is party and all. No, you don't have to. Make it whatever is written in your constitution, that's it. Then Protection of Civil Rights Act of 1955. Section 7 penalizes incitement to encouragement of untouchability through the words either spoken or written or by signs or by visual representation or otherwise. So even untouchability is not, it can be through the spoken and written words as well. Issues क्या क्या है? वॉयलेंस स्प्रेड करता है, टॉलरेंस नहीं रहेगा लोगों के, नहीं है, ठीक है. और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, अगर देखो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है ना, वॉयलेंस, एक न्यूज आप देखो, एक वीडियो वायरल हुई, यू ऑल्सो नो कि वो कितनी जल्दी फैलती है ना. तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेंस को बढ़ा रहा है. इंक्रीज रिलीजियस पोलराइजेशन. Minority groups, national, ethnic, religious, linguistic minorities are recurring a target of hate speech. मतलब they are being the target of the hate speech. So yes, religious पोलराइजेशन भी बढ़ रहा है. पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि एक साइड के लोगों के ऊपर ज्यादा, एक पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी में है उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. इम्पैक्ट सोशल हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी. So as a victim of the hate speech, citizen fear and are indeed nervous to enter public space or participate in the. अगर होगा तो obviously आप participate नहीं करोगे किसी भी public चीजों में, and law and order को तो obviously वो disturb करेगा. Challenges क्या क्या हैं इसको counter करने के लिए? अभी देखो, किसी ने बोला कि okay, that might be the scenario. We have the freedom of speech. We can write something. Let's say any news over the any कोई भी editorial में डाल दिया. But उससे it was just we're giving our opinion और different dimensions को लेकर हम लिख रहे हैं, बट वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर ग्रुप को इंसाइट कर रहा है, ठीक है, और वायलेंस क्रिएट हो गया, तो वहां पे क्लैश होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और हेट स्पीच को लेकर कि क्या हम अपनी जो चीजें हैं, अपनी बातों को भी कह नहीं सकते हैं. So you can, but it has to be in some restriction कि उससे violence incite नहीं होना चाहिए. The person should get it without triggering the violence. Curb dissent. Any attempt to regulate hate speech need not shrink the space for the criticism and dissent, which are covered by the human right of a person to free speech and. Then we have no proper definition, कोई definition है नहीं, तो again collapse होगा, again problem होगा between the freedom of speech as well as the hate speech. Way forward, Law Commission का recommendation. It has proposed to add separate offences to RPCT to criminalize the hate speech instead of being subsumed in existing sections. ठीक है, कि
प्रपोज किया है, तो एड सेपरेट ऑफेंसेस टू आरबीसी क्रिमिनलाइज, कैसे कैसे क्रिमिनलाइज करना है, तो दैट वी नीड टू फॉलो. Regulatory measures, law should be adopted to punish incitement to hate that may result in violence, hostility, and discrimination. ADRs of hate speech cases. So अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा तो जो कोर्ट सेंटर्ड है लीगल प्रोसीडिंग, इट शुड फोकस फ्रॉम द कोर्ट सेंटर्ड फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग टू द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज बाय वे ऑफ नेगोशिएशन, मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन करके भी उसको सुलझाया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ पूरा कोर्ट का फोकस उधर हो. देन नॉन लीगल मेजर्स टू एड्रेस हेट स्पीच. जो रिलीजियस हेड्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कम्युनल टेंशन है वो रिड्यूस हो सकता है. स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन होना चाहिए, that is especially through the context of the social media. Human rights education वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ऐसी के जजमेंट्स देख लो क्या क्या है. प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इसमें क्या हुआ, द पिटिशनर फाउंड existing laws related to hate speech inadequate and prayed that the state should enact stricter regulation and take peremptory action against the people promoting the hate speech. The court observed that the implementation of existing laws should solve the problem of hate speech to a great extent. ठीक है, प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखो, उन्हें लगा कि जितने भी अभी तक हमारे पास प्रोविजंस हैं, जो भी लॉज हैं, वो इट्स नॉट सफिशिएंट और रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. बट कोर्ट को लगा नहीं है, देखो है तो इट्स जस्ट दैट वी नीड टू फाइंड आउट कि कैसे उसके साथ भी डील करना है एंड व्हाट आर द बेटर वे वी कैन इन्फोर्स दोज रूल्स. श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये इशू ये इट वाज देयर इन 2019 आई बिलीव, 18 17 18 या. Issues were raised about 66A of the Information Technology Act 2000 relating to the fundamental right of free speech and expression guaranteed. The court differentiated between discussion, advocacy, incitement, and held that first two were essence of the Article 19. Discussion and advocacy. इसको abrogate कर दिया गया था. This ये जो IT Act 2000 का section 66A को. And what was there in section 60. और अगर सेक्शन इसमें यही था कि सेक्शन 66A में यही था कि अगर आप कोई भी ऑफेंसिव मैसेज किसी को भेजते हो या आपको लगता है कि दिस इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, या फॉरवर्डिंग या गिविंग इट टू सेंड इट टू समवन ओवर द कंप्यूटर, देन आपके ऊपर केस हो सकता है. सो यू नो तो उसको अभी एब्रोगेट कर दिया गया है, कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ लेते हैं. इंटरनेट शटडाउन्स. यूएन ने बोला है कि जो कंट्रीज है जो भी इम्पोज करती है इंटरनेट शटडाउन्स, उनको स्टॉप करना होगा क्योंकि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स. अगर आप देखोगे जब हमारा ये आर्टिकल 370 पे एब्रोगेट हुआ था उस टाइम पे भी इंटरनेट शटडाउन बहुत ज्यादा हुआ था, करेक्ट. बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है और जो भी एजुकेशन है उसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है. हेल्थ केयर में आप देखोगे तो वहां पे भी लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं. वुमेन्स का जो राइट है वो भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन होता है. मेंटल ट्रॉमा होता है बिकॉज पीपल कैन नॉट रीच टू देयर लव्ड वन एज वेल. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट शटडाउन. की रिकमेंडेशन क्या है कि फुल रेंज स्टेट्स के लिए है कि फुल रेंज जो इंटरनेट शटडाउन नहीं करें. एनी अगर कोई भी इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, इट मस्ट बी क्लियरली ग्राउंडेड इन unambiguous publicly available law necessary to achieve the legitimate aim proportional to the legitimate aim. Companies के लिए है to reinforce engagement and collaboration with all stakeholders working to prevent and reverse a communication disruption. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो मेन रीजन है कि सी इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. ट्रस्ट मी, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस और हेल्थ केयर पे भी इम्पैक्ट पड़ते हैं. इट्स लाइक इन एवरी डायमेंशन. और जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनका जो सस्पेंशन होता है वो ऐड करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी रूल्स 2000 अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. Then 2017 rule provide for temporary shutdown of telecom services in a region on ground of public emergency. 15 दिन तक ऑलमोस्ट हुआ था. इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं. प्रेजेंट इंटर स्टेट काउंसिल तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने बोला, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा रिगार्डिंग आईएससी मीटिंग शुड बी हेल्ड थ्राइस अ ईयर. ठीक है, और बोला कि जो भी बिल्स है दैट इज रिलेटेड टू दी नेशनल इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट में रखने से पहले हमें इस पे रखना चाहिए. कहीं ना कहीं ये हम कर क्यों रहे. सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज अ टॉपिक, जहाँ पे क्या होता है कि स्टेट और सेंटर को तक कोऑपरेट करना चाहिए रिलेटेड विद फेडरल मैटर्स, राइट. सो दिस पॉइंट यू कैन राइट इन द आईएससी का पॉइंट आप लिख सकते हो
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। अब प्री प्री के पॉइंट से देखो तो ये किस आर्टिकल में आता है? इट्स अंडर आर्टिकल 263, जहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाती है, ठीक है। सरकार या कमीशन भी सेक्रेटरी से सजेस्ट किया था द काउंसिल शुड एग्जिस्ट एज अ परमानेंट बॉडी, और इसके बाद ये आया था 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। होते कौन कौन है ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि चेयरमैन होगा, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ड्यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और 6 मेंबर्स होंगे कैबिनेट रैंक के, और उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगी। और 10 यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, वो दे आर द परमानेंट इनवाइटीज। फंक्शन काम क्या करता है? ये एडवाइस ऑन डिस्प्यूट रिलेटेड, बिटवीन कोई भी डिस्प्यूट होगा दोस्तों। और अगर आप देखो, इंटरस्टेट काउंसिल हैज मेट ओनली वंस इन लास्ट 6 years। इनका काम क्या क्या है? डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स को सॉल्व करना, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कशन सब्जेक्ट्स इन विच टू स्टेट्स और स्टेट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, रिकमेंडेशन देते हैं फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन द पॉलिसीज एंड द एक्शन। और अभी क्या बोला है कि कम से कम एक साल में 3 बार मिलना चाहिए उन्हें, ठीक है। देन RS इलेक्शन हेल्ड फॉर सेवरल स्टेट। RS इज अ परमानेंट हाउस, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। इसका स्ट्रेंथ कितना है? 250 और 238 जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड यूटीज के, एंड 12 हमारे नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट से। टर्म कितना है? 6 साल का होता है, ठीक है। ये इट्स ऑल द स्टैटिक पोर्शन। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो इसमें यू वुड हैव कवर इट। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर्स। और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो भी सीट्स अलोकेट होती हैं दैट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन the state. Election is also held in accordance with system of proportional representation by a single means of transferable vote, just like president का election होता है। देन ओपन बैलेट के थ्रू होता है। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट राज्यसभा। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं, ये देख लेना किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 83 के अंदर है कि जिसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है उनके पास स्पेशल नॉलेज होने चाहिए जिसको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। एंड फोर्थ शेड्यूल में है, इट प्रोवाइड्स फॉर फोर्थ शेड्यूल, व्हाट डज इट डू? इट प्रोवाइड्स फॉर द लोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। Then talk about the registered, unregistered, unrecognized political parties. Okay, guys. So Election Commission deleted 111 non-existent parties from the list of unregistered political outfit, और 111 unregistered registered unrecognized political parties हैं जिनका existence नहीं है, and that is violative of RPA 1950 एक्ट। इसलिए इसको हटा दिया गया है। किसके पास डी रजिस्टर करने की पावर किसके पास में होती है? इलेक्शन कमिश्नर के पास में होती है, ठीक है। एंड इसको EC has initiated the action against the several registered unrecognized property in section 29C of the Representation of People Act 1951। इश्यूज क्या क्या है? Many were found to be existing only on the paper, लेकिन एक्चुअल में थे नहीं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन से बचने का तरीका था वो, एक तरीका देखा दो आप। और कहीं ना कहीं इट्स इट्स काइंड ऑफ सीरियस फाइनेंशियल impropriety। Let's talk about this next topic, that is the National E-Vidhan application। इसका मेन काम है कि जितना भी लेजिस्लेटिव बॉडी से जितना भी काम है वो सब कुछ हम अवेलेबल कराएं। जो भी सिटीजन्स हैं, मेंबर्स ऑफ असेंबलीज हैं, सब सारा इंफॉर्मेशन उनको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ई विधान था उसी को हमने अभी बोल दिया है नेवा, दैट इज अ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। Okay, and what it's gonna do, it will help in streamlining information related to various state assemblies। और जो भी पेपर का यूज कर रहे हो ना, वो डे टू डे फंक्शन में जो भी हम पेपर का यूज कर रहे हैं उसको ये एलिमिनेट करेगा। कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम द मल्टीपल सीट्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है he has made a fresh push for amending the Representation of People Act of 1951 to bar people from contesting from more than one seat। अगर ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर बहुत सारा
फाइन इम्पोज होगा, कौन सी कमिटी रिलेटेड है, दैट इज द दिनेश गोस्वामी कमिटी, ठीक है। और इसमें काफी स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन दिए गए हैं, इसमें मतलब रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि फॉर रिस्ट्रिक्टिंग वन कंटेस्टेंट टू वन सीट, ठीक है। और इट्स दिस, ये क्वेश्चन हो सकता है कि दिस कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, सो इलेक्शंस से रिलेटेड है। सेक्शन 33(7) जो है आरपीए का, उसमें भी है कि वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इश्यूज क्या क्या है, इनकंसिस्टेंसी है आरपीए में। सेक्शन 70 ऑफ आरपीए बार्स कैंडिडेट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द लोकसभा। तो अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट है जिसको दोनों सीट मिल गई और वो लीगली वेकेट कर सकते हैं, मतलब एक सीट को तो उसको वेकेट करना ही होगा। एंड देन वी हैव दिस स्ट्रेन ऑन पब्लिक एक्सचेकर, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वोटर, क्योंकि फिर अगर देखो 2 जगह से लड़ा वो, ठीक है, एक जगह से उसने ड्रॉप कर दिया, अब उसने उसको चूज किया था उस पर्टिकुलर लीडर को, अब वो वहां से ही ड्रॉप कर दिया, तो जो वोटर्स हैं उनका इंटरेस्ट लूज, मतलब वो दे विल लॉस देयर इंटरेस्ट इन दैट। लेट्स कम टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। Political crisis in Maharashtra has raised a discussion over the legality of the elected MLA switching parties. Okay, anti-defection law 10th schedule में है, and it is to 52nd Amendment Act of 1985. एंटी डिफेक्शन लॉ में यही है कि जो भी एमएलएज हैं, अगर वो देखो डिस्क्वालिफिकेशन होगा उनका, अगर वो अपनी मेंबरशिप मतलब स्विच करते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, देयर आर सम grounds that are for the disqualification. So let's talk about this as well. First is this member votes or abstain from voting in such contrary in the house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party, and such act has not been condoned by the party within 15 days. कोई मेंबर है किसी पर्टिकुलर पार्टी में है और उसने जो पूरी पार्टी बोल रही है उसके अगेंस्ट जाके दूसरी पार्टी में वोट कर रहा है, या फिर वोट नहीं कर रहा है, तो दैट कैन बी द ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो ज्वाइन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6th month, तो ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। और कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर अगर करता है तो ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू बिकम डिस्क्वालिफाइड। देन टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस क्या है, अगर 2 पार्टीज हैं जो भी मर्ज हो रही हैं और 2/3 ऑफ द जो लेजिस्लेटर है वो उसके फेवर में है, तो वो ग्राउंड नहीं होगा डिस्क्वालिफिकेशन का। और मान लो लोकसभा कोई भी पर्सन है जो कि स्पीकर हो गया लोकसभा का, ठीक है, तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकता है, तो इस केस में भी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। आर्टिकल 163 देख लेना एंड जस्ट चेक दिस केस एज वेल। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस हैड कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। बेसिकली ये मेजर करेगा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। ये बाइएनियल है स्टडी, एंड it is a use of ICT at all levels of government to transform relation with citizen, business and other arms of the government. हाईलाइट देखो, गवर्नमेंट अगर कंट्री का ई गवर्नेंस लैंडस्केप देखोगे तो ई सर्विस डिलीवरी में भी इंक्रीज हुआ है। जो पोर्टल्स हैं, सेंट्रलाइज पोर्टल्स हैं जिसे हम ई सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं, उसमें भी इंक्रीज हुआ है। एंड देयर इज एन इम्प्रूवमेंट अक्रॉस असेसमेंट पैरामीटर स्कोर्स एज वेल। केरला का जो स्कोर है दैट इज द हाईएस्ट, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखोगे तो मेघालय और नागालैंड जो है वो लीडिंग स्टेट है। यूटीज में जम्मू कश्मीर का हाईएस्ट रैंक है। रिकमेंडेशंस क्या है, मैंडेटरी सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस फोकस टू अटेन एसडीजी गोल, अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस, फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एम्ब्रेसिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज। So this is related to the delivery assessment. Main important thing here is कि इसका काम क्या है, जो भी गवर्नेंस की सर्विस डिलीवरी है कितना इफेक्टिव है वो, आप स्टेट में देख लो, यूटी में देख लो, ठीक है, सेंटर में देख लो, उसके बारे में रिपोर्ट दिया गया है। जो दिमाग में रखना है वो ये है कि केरला हाईएस्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न में मेघालय है, जम्मू एंड कश्मीर यूटीज में है, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तब गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will be discussing July 2022 का मैगजीन, नेक्स्ट वीडियो ऑफ विल बी ऑफ दैट। कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेरी, you can just ask it with a comment. I will definitely reply it over here. Thank you so much.